डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह डीसी जनरेटर के एमसीक्यू पर आधारित है। डीसी जनरेटर के एमसीक्यू में पार्ट 3 तक हम लोग एमसीक्यू को कंसीडर कर चुके हैं, देख चुके हैं, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था, जो कि हमारे सेमेस्टर पेपर या कंपटीशन के पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट था। आज कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, तो आइए शुरू किया जाए। देखिए, इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो यह आपका जो सेक्शन है यह है आपका डीसी जनरेटर पार्ट 4। पार्ट 3 तक हम लोग कंसीडर कर चुके हैं, देख चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक ओवर कंपाउंड जनरेटर में शून्य लोड के संबंध में पूर्ण लोड टर्मिनल वोल्टेज होता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए है बराबर होगा, ऑप्शन बी है शून्य होगा, ऑप्शन सी है कम होगा और ऑप्शन डी है अधिक होगा। ठीक है, तो देखिए ओवर कंपाउंड जनरेटर या अंडर कंपाउंड जनरेटर में होता क्या है कि जैसे यहाँ पे दिया कि एक ओवर कंपाउंड जनरेटर में शून्य लोड की अपेक्षा फुल लोड पर टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या होगा। तो अगर यही अंडर कंपाउंड होता तो अंडर कंपाउंड का मतलब यह है कि हमारा शून्य लोड की अपेक्षा या शून्य लोड की तुलना में फुल लोड का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन वही ओवर कंपाउंड यानी क्या है, टर्मिनल वोल्टेज का मान हमारा शून्य लोड की अपेक्षा फुल लोड से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अंडर कंपाउंड भी यही कम हो जाएगा। चूँकि हमारे सवाल में पूछ रहा है कि ओवर कंपाउंड, तो ओवर कंपाउंड के केस में क्या होगा, यह अधिक होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डीसी मशीनों में लौ क्षति किस पर निर्भर करती है। लौ क्षति किस पर निर्भर करती है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए कह रहा है गति पर, ऑप्शन बी कह रहा है भार पर, सर ये ताम्र क्षति कॉपर लॉस है, ये ताम्र क्षति है। कह रहा है कि डीसी मशीनों में ताम्र क्षति किस पर निर्भर करेगी, गति पर, भार पर, वोल्टेज पर, और चौथा है सभी पर। तो देखिए ताम्र क्षति क्या होता है, ताम्र क्षति होता है कॉपर लॉस। तो किसी भी डीसी मशीन में या किसी भी मशीन में ताम्र क्षति क्या हो सकता है, कह सकते हैं कि उस मशीन का वह भाग जो जहाँ पे हम कॉपर का यूज़ किए हैं या तांबे का यूज़ किए हैं वहाँ पे कॉपर लॉस या ताम्र क्षति पाया जाएगा। तो जो ताम्र क्षति या कॉपर लॉस होता है वह लोड पर निर्भर करता है। जैसे जैसे लोड का मान बढ़ेगा कॉपर लॉस का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि कॉपर लॉस PC = होता है स्क्वायर इंटू R, जहाँ I क्या है, लोड का करेंट। तो क्या होगा, ताम्र क्षति किस पर निर्भर करेगा, भार पर या लोड पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डीसी जनरेटर में पोल शू कोर से बंधे होते हैं। कोर से बंधे होते हैं, किससे बंधे होते हैं। ऑप्शन ए देखिए कह रहा है रिवेट से, ऑप्शन बी कह रहा है ब्रेजिंग से,
ऑप्शन सी कह रहा है आपका वेल्डिंग से, और लास्ट ऑप्शन है कह रहा है कि काउंटर संक स्क्रू से, काउंटर संक पेंच से या स्क्रू से। तो देखिए यहाँ पे जो डीसी जनरेटर में पोल्स हुआ कोर जो आपस में एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं वह होता है काउंटर संक स्क्रू के द्वारा या काउंटर संक पेंच के द्वारा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वह डी सही होगा, काउंटर संक पेंच। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कुछ महत्वपूर्ण और क्वेश्चन कराया जाए। डीसी जनरेटर के लगभग सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, चाहे वह एग्जाम्पल टाइप हो, चाहे आपका एमसीक्यू टाइप हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, सारे क्वेश्चन को डिस्कशन यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो आप इसका नोट्स बनाते रहें, इसको अच्छे से देखते रहें। जहाँ भी कन्फ्यूजन है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि एक डीसी जनरेटर में क्रांतिक प्रतिरोध, जिसे कहते हैं क्रिटिकल रेजिस्टेंस, क्रांतिक प्रतिरोध बढ़ता है। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, क्रांतिक प्रतिरोध या क्रिटिकल रेजिस्टेंस से संबंधित सवाल है। पहला है गति बढ़ाने से, दूसरा है गति घटाने से, तीसरा है क्षेत्र प्रतिरोध को स्थिर रखकर, क्षेत्र प्रतिरोध को स्थिर रखकर, और चौथा आपका दिया है, चौथा कह रहा है कि लगातार क्षेत्र प्रतिरोध में परिवर्तन कर कर, लगातार क्षेत्र प्रतिरोध बदल कर। ठीक है, तो किसके बारे में क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कि क्रांतिक प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो क्रांतिक प्रतिरोध का मान कैसे बढ़ेगा, लगातार गति बढ़ाने से। गति निरंतर बदलती रहेगी या बढ़ती रहेगी तो उस स्थिति में क्या होगा, क्रांतिक प्रतिरोध या क्रिटिकल रेजिस्टेंस का मान बढ़ता रहेगा। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक डीसी जनरेटर की गति, एक डीसी जनरेटर की गति को बढ़ाया जाए तो विद्युत वाहक बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए घटेगा, ऑप्शन बी है बढ़ेगा, ऑप्शन सी है शून्य हो जाएगा, और ऑप्शन डी है परिवर्तित हो जाएगा। ऑप्शन डी है परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए जो कह रहा है कि एक डीसी जनरेटर की गति को बढ़ाया जाए तो विद्युत वाहक बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो डीसी जनरेटर का जो विद्युत वाहक बल होता है वह होता है Eg = P/N/Z/60 के बराबर। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। यह जनरेटेड ईएमएफ इन द डीसी जनरेटर फॉर, जहाँ P क्या है, पोलो की संख्या, N क्या है, स्पीड ऑफ डीसी जनरेटर, फाई क्या है, फ्लक्स, और Z क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर, A क्या है, यह हो गया पैरेलल पाथ। तो इस स्थिति में देखिए कि यहाँ से अगर हम देखें तो आ जाएगा Eg प्रोपोर्शनल N, यानी जो जनरेटेड ईएमएफ है वह डीसी जनरेटर की स्पीड के समानुपाती होगा। अगर स्पीड बढ़ेगा तो जनरेटेड ईएमएफ भी बढ़ेगा, अगर स्पीड कम होगा तो जनरेटेड ईएमएफ कम होगा। तो ये क्या है, यहाँ पे हमारी गति बढ़ रही है तो जनरेटेड ईएमएफ का मान क्या होगा, यह बढ़ेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन कराया जाए।
यहाँ पे देखिए जो जनरेटेड ईएमएफ का सवाल था, वहाँ पे कुछ भी पूछ सकता। अगर पोलों की संख्या बढ़ाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ कंडक्टर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर एक बार लैप वाइंडिंग कर देंगे तो क्या होगा, वेव वाइंडिंग कर देंगे तो क्या होगा, सारी चीज़ें आपके जनरेटेड ईएमएफ के फार्मूले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर द्वारा बाहरी परिपथ को किसके द्वारा धारा प्रदान की जाती है, किसके द्वारा धारा प्रदान की जाती है। अब ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ऑप्शन ए है कम्यूटेटर, ऑप्शन बी है आपका स्लिप रिंग, ऑप्शन सी है आपका पोल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारा डीसी जनरेटर हो गया, डीसी जनरेटर में आर्मेचर द्वारा बाहरी परिपथ को किसके द्वारा धारा प्रदान की जाती है, तो यह क्या होता है, कम्यूटेटर के द्वारा बाहरी सर्किट को करंट प्रदान किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किस प्रकार का जनरेटर है। देखिए कुछ वाइंडिंग यह हो गया आपका, इसको ऐसे संयोजित कर दिया गया है और यहाँ से 2 टर्मिनल निकाल दिए गए हैं। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जनरेटर है। कौन सा जनरेटर है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, पहला है श्रेणी, दूसरा है शंट, तीसरा हो गया लॉन्ग शंट, और चौथा हो गया शॉर्ट शंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यह आपका शंट फील्ड वाइंडिंग हो गई RSH, यह सीरीज फील्ड वाइंडिंग RSC हो गया, या आर्मेचर फील्ड हो गया RA। तो कह रहा है कि यह किस प्रकार का जनरेटर है। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो शंट फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इस स्थिति में हम इसको कह सकते हैं कि यह लॉन्ग शंट जनरेटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि डीसी जनरेटर में शाफ्ट पर ऐसा क्या लगा होता है जिससे वाइंडिंग ठंडी रहती है। तो ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है कि बियरिंग, ऑप्शन बी है आपका कूलर, ऑप्शन सी है फैन ब्लेड, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डीसी जनरेटर की वाइंडिंग को या डीसी मशीन की वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए उसके शाफ्ट पर एक हमारा कास्ट आयरन का फैन ब्लेड लगा होता है जो कि उसकी वाइंडिंग को ठंडा रखता है। तो वह क्या होगा, फैन ब्लेड। यह हो गया फैन ब्लेड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन कराया जाए। तो
तो आप देखेंगे तो इसमें प्रैक्टिकल से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन से भी संबंधित है, आपके थ्योरेटिकल सेक्शन से भी है, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि हूबहू इसी लैंग्वेज में आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। तो डीसी जनरेटर के जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सब भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको अच्छे से आप देखते जाइए और समझते जाइए। 9वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कुछ इस प्रकार से एक हमारा कनेक्शन किया गया है, और ऐसे टर्मिनल निकला हुआ है, ठीक है। तो यह हो गया हमारा शंट फील्ड, यह हो गया हमारा सीरीज फील्ड, और यह हो गया हमारा आर्मेचर फील्ड। पूछ रहा है कि कौन सा जनरेटर है, कौन सा जनरेटर है, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया है श्रेणी, दूसरा दिया है शंट, तीसरा दिया है लॉन्ग शंट, और चौथा दिया है शॉर्ट शंट, शॉर्ट शंट। तो यहाँ पे देखिए, जब भी किसी भी डीसी मशीन में आपको एक से ज़्यादा वाइंडिंग मिले, ठीक है, एक से ज़्यादा वाइंडिंग करने का मतलब फील्ड वाइंडिंग, एक फील्ड वाइंडिंग यह हो गया, दूसरा यह हो गया। वैसे तो 2 वाइंडिंग होता है, एक फील्ड वाइंडिंग होता है, एक आर्मेचर वाइंडिंग होता है। अगर फील्ड वाइंडिंग में भी 2 वाइंडिंग आपको दिखे, या तो शंट फील्ड या तो सीरीज फील्ड, दोनों दिख जाए, तो उस स्थिति में होगा क्या, उसे हम कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। कंपाउंड जनरेटर हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, दूसरा होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर ऑन द बेसिस ऑफ द कनेक्शन ऑफ फील्ड वाइंडिंग। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है यह सिर्फ शंट फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग क्या है, इसके बाहर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यह शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि डीसी जनरेटर में उच्चतम यानी मैक्सिमम उच्चतम दक्षता की अवस्था में अब देखिए 4 ऑप्शन हमारे पास दिया है। पहला कह रहा है कि परिवर्ती हानि इज इक्वल टू स्थिर हानि। सेकेंड कह रहा है कि परिवर्ती हानि इज इक्वल टू 1/2 स्थिर हानि। तीसरा कह रहा है दोनों, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा डीसी जनरेटर या डीसी मशीन होता है उसमें काफ़ी लॉसेस होते हैं, जैसे लौ क्षति, ताम्र क्षति, यांत्रिक क्षति, फ्रिक्शन क्षति, ये सब सारे लॉसेस होते हैं। तो कुछ हानियाँ जो होती है स्थिर क्षति कही जाती हैं, कुछ हानियाँ जो होती है वो परिवर्ती क्षति कही जाती है। तो स्थिर हानि में जैसे लौ क्षति हो गया, लौ क्षति को भी आगे 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक होता है हमारा एडी करंट लॉसेस और दूसरा होता है हिस्टेरेसिस लॉसेस। और जो हमारा परिवर्ती क्षति है वह या परिवर्ती हानि है वह होता है हमारा ताम्र क्षति, क्योंकि वह लोड पर निर्भर करेगा, जैसे लोड का मान बदलेगा ताम्र क्षति भी बदलेगा। तो यहाँ पर देखिए, उच्चतम दक्षता की अवस्था में जो परिवर्ती हानि होता है यह क्या होगा, स्थिर हानि के मान के बराबर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कुछ और क्वेश्चन कराया जाए। तो यह हो गया डीसी जनरेटर का पार्ट 4 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।